जो मैं कह रहा था, सर जितने बड़े हो रहे हो उतने विनम्र होते जा रहे हैं। तो असल में मनीष भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, तो इनको हर चीज़ अच्छी लगती है ना। और मैं तो इनके संदर्भ में एक ही बात कहूँगा कि जो आपसे छुपकर मिला होगा उसका कद आपसे ऊंचा रहा होगा। तो बिल्कुल। ये बात है। और इतने नम्र और हर एक के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कि मुझे भी लगता है कि अगला जन्म हो तो मनीष गुप्ता ही हूँ। अरे सर और हम सोचते हैं कि हमारे जन्म हो तो सर के कुछ गुण हम में आ जाएं। जो देखना हो इनकी उड़ान को तो ऊंचा कर दो आसमान को। क्या बात है सर। तो सर मैं तब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सर से कि आज कार्यक्रम सर मेरे ऊपर नहीं है, कार्यक्रम आपके ऊपर है। तो आप अपने बारे में बताएं सर, मेरे बारे में नहीं। वो रामायण की पंक्ति दोहराऊं कि सब कुछ प्रभु तेरी प्रभुताई, मेरी कुछ भी नहीं बढ़ाई। अब इस पूरे कार्यक्रम में मैं शांत हूँ, क्योंकि मैं जितना बोलूंगा सर मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करते रहेंगे। मित्रों, बात बहुत बड़ी नहीं है और ऐसा बोलो कि लेखक हूँ या लिख सकता हूँ, ये ऐसी गलतफहमी मन में नहीं है। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत ऐसा, आप सोचते कि पढ़े लिखो का साहित्य का नहीं है। मैं आता ही बड़ा सुदूर देहाती कह लीजिए, नर्मदा के किनारे ही रहा हूँ हमेशा। और नर्मदा से ही में हमारा मन रमता है। वो नर्मदा तो आप जानते हैं, दो ही भूगर्भा है, माता जानकी और नर्मदा, जो जल धरती ने जिनको जन्मा है। सारे स्कंद पुराणों की रचना भी रेवा के किनारे हुई। रेवा स्कंदे पुराण रेवा खंडे। तो उस नर्मदा का पानी पिया है मैंने। तो कोशिश यही रही कि मन भी पवित्र तरीके से बीते। और जहाँ तक बैकग्राउंड की बात है, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैं उस जनरेशन को बिलोंग करता हूँ जो गुलाम भारत में पैदा हुई और इंजीनियरिंग किया मैंने। और जीवन मैंने आरंभ किया तो पब्लिक सर्विस कमीशन से, इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज। और फिर मन रमा नहीं, क्योंकि जो पढ़ा है उस पढ़ाई से उसका कोई वास्ता नहीं था। वो जिससे वास्ता था वो मेरे मन में नहीं थी बात। तो एक साल के बाद छोड़ के मैं फिर सड़क पे आ गया और मैंने दोबारा जीवन शुरू किया। वह है सर एक ट्रेनिंग DHL में। 40 साल का सफ़र रहा मेरा। और जब ईश्वर देता है तो कहीं से भी देता है। तो ट्रेनिंग से शुरू हुआ और ईश्वर के दया से ग्रुप जनरल मैनेजर रिटायर हुए। कोई बड़ी बात नहीं है, सभी बनते हैं समय के साथ। ये तो मेरा बैकग्राउंड है। अब लिखने की बात, वैसे इंडस्ट्री वाले लोहा पीटने वाले के साथ लिखने की बात बहुत जमती भी नहीं है और होती भी नहीं है। और वहाँ काहे को झूठ बोले उम्र के इस दौर में आके, स्लेट साफ करके जाए, क्योंकि तो धर देनी चाहिए। लेकिन परिवर्तन ऐसे आया कि शाहरुख रांगनेकर को मैं प्रीमियर मानता हूँ मैनेजमेंट बुक्स के ऊपर। इन द वंडरलैंड ऑफ इंडियन मैनेजर्स हम आज भी पढ़े, तो वो मुझे आज ज़्यादा रेलिवेंट लगती है बनस्बत उन्होंने तब जो लिखी थी। तो उन्हें एक बात बहुत अच्छी कही थी, 40 की उम्र जो है मेडिकल में डी जनरेशन की उम्र कहते हैं। डी जनरेशन मतलब उसका प्रकृति आपको सपोर्ट नहीं करती है, आपको खुद को अपने दम पे खड़ा होना है ताकि प्रकृति अगली पीढ़ी का ख्याल रख सके। तो मित्रों, उन्होंने बोला कि 40 तक आपको अपना आगे का ध्येय तय कर लेना चाहिए। और फिर नौकरी लाइफ तो पैकेज है, सुख दुख सब बने रहेंगे, लाभ हानि। कभी कभी डिप्रेशन में भी आएंगे, तो आप अपने शौक को ऐसा संवारिए कि ऐसे पलों में आप डिप्रेस नहीं हो, वो आपके लिए वेंटिलेटर का काम करे। बिल्कुल। और शाहरुख रंगनेकर ने बात मुझसे कही कि मैंने अपना पढ़ने लिखने का शौक डेवलप किया और एक स्टेज जैसे है कि मैंने नौकरी छोड़ के लिखने का ही काम शुरू कर दिया। आज भी आप पढ़िए उनको, इन द वंडरलैंड ऑफ इंडियन मैनेजर्स, इन द वंडरलैंड ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। तो यूं तो सफर शुरू हुआ। यहाँ पे सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी शाहरुख रामलेकर जी की हमने भी कुछ बुक पब्लिश करी है इंदिरा पब्लिशिंग हाउस में। आपने की जी, तो मुझे उनकी बुक पब्लिश करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मतलब देखिए, मैंने पहले कहा ना आपके बारे में, मेरा कहा कि सच सभी तभी में हो गया। अच्छा अच्छा ही काम करता है, भलो भलाई पे लहाई। हाँ। तो मित्रों, कविता तो शायद मालवा निमाड़ की विरासत में ही है। तो शुरू में कविताएं लिखे, दौर भी रूमानी होता है, वो लिख के रखते गए, कौन पढ़ेगा। लेकिन कुछ एक ऐसा दौर आया जिसमें वो कविता मतलब बड़ी मेहरबानी, गुलजार साहब को बड़ी पसंद आ गई और उनने हौसला बढ़ाया। हौसला बढ़ाया, पूछा तो मैंने बोला कौन छापेगा, आप लिख देते तो छाप दूंगा। तो उन्हें भूमिका लिख दी, प्रकाशक तैयार था, प्रकाशक ने छाप भी दी, चल भी गई। वो बात तो आई गई हो गई। लेकिन फिर जो मेरे पहले प्रकाशक थे उन्होंने एक बात कही कि सर कविता बहुत अच्छी लिखते हो, कोई बात नहीं, हम तारीफ भी करते हैं,
पर कुछ ऐसा लिखो जो परहितकारी हो। आपका बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड है मैनेजमेंट का, तो आप ऐसा क्यों नहीं लिखते? अब देखिए, ये बड़ी धर्म संकट की बात थी। मैनेजमेंट कागजों पे तो रबर की सील में मैनेजमेंट हो सकता है, तो लिखने में आप मैनेजमेंट हो पाए, बड़ा कठिन काम होता है। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, फंस गए। फिर मैंने पढ़ते पढ़ते बचपन से पढ़ा, मुझे लगा कि अपन जितनी किताबें मैनेजमेंट की है वो सब आयातित है, अंग्रेजी में है, अनुवाद है। हमारी अपनी भूमि से हमने कुछ नहीं उठाया। और शायद ये सोचा कि मुझे ही मालूम था, वो मालूम ही नहीं था मुझे बाहर का। तो एक का प्रयोग करें, हमने बचपन से पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी, जातक कथाएं पढ़ी। चंदा मामा तो अब बंद हुई है, वरना मैं चंदा मामा आज भी तो पढ़ने बैठ जाऊंगा मैं। मुझे शौक है, तो मैंने कहा थोड़ा रुचिकर बनाया जाए। तो ऐसे करके वो मैनेजमेंट की यात्रा शुरू हुई, छोटी छोटी कहानियों से, और फिर वो एक सिलसिला था। तो बराए मेहरबानी वो जो यात्रा वहाँ से शुरू हुई, कन्याकुमारी से हिमालय तक आ गई, मनीष भाई तक आके अब ठहर गए। ये पूरा बैकग्राउंड है। बहुत बढ़िया तो सर। बहुत लाइट रीडिंग की है, ऐसा उसको कोई बहुत ज़्यादा तत्व भी नहीं है। यानी सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए सर ने मैनेजमेंट की किताबों पे फोकस करा, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे सर ने कहा कि लोहा पीटते पीटते लिखना सर की इंद्र पब्लिशिंग हाउस ने मानस मंथन सफल प्रबंधन, एक ये बुक पब्लिश करी है, और दूसरी है सफल जीवन के 100 सूत्र। वैसे तो सर की काफ़ी किताबें लिखी हुई हैं, और भी पब्लिशर्स हैं, उन्होंने भी पब्लिश करा है। और सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे मानस मंथन सफल प्रबंधन, इसमें जैसे टाइटल से समझ में आता है कि राम भगवान का जो प्रबंधन रहा होगा उसको आपने आज के समय में कुछ जोड़ा होगा, आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे उसको यूज करा जाए, तो इसके बारे में कुछ शेयर करें। जी, असल में क्या है कि इतनी आज की पीढ़ी जो है, वो हम लोग जब थे तो एक गालिब भी होते था, वो गमेश न होता तो गमे रोजगार होता। अभी अभी सब लोग गमे रोजगार के दुख है, वो ग्रीन पीरियड लाइफ पे चला गया। ये बड़े स्ट्रगल के दौर में ये पीढ़ी आई है। अब हम इनसे उम्मीद करें कि भाई नौकरियां मिल नहीं रही, अपनी पढ़ाई करें, कैंपस में बैठे, कि कहाँ से 600 पेज के रामायण पढ़ेंगे बेचारे। और पढ़ेंगे तो हिंदी भी नहीं है, अब तो हिंदी भी लोग समझ जाए, इंग्लिश शुरू हो गई है। तो हमने सोचा कि रामायण लिखना बहुत सरल है, क्योंकि इसमें अपने को कुछ करना ही, वही चौपाइयाँ उठा के अनुवाद कर देना है, सीधी बात है। मतलब उसमें लेखक को बने, तो कोशिश ये की कि नई पीढ़ी के लिए, आजकल के बच्चे जैसे गाइड से पढ़ना पसंद करते हैं। शिवानी गाइड बड़ी इंजीनियरिंग में मशहूर है, चली है। लोग मोटी मोटी, हमारा दौर चला गया, हम एफपीएस के पढ़े हुए हैं, मैट्रिक में भी आजकल लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं। हमने सोचा कि गाइड बहुत बिकती है, तो ऐसा करो कि इसको रामायण को अपन कनेक्ट करें, ताकि बच्चे उसको एज ए गाइड अपना समझे क्या मैनेजमेंट इस बहाने पढ़ लें रामायण, तो यहाँ से फिर वो बात शुरू करें। तो रामायण के जो खास खास थे तत्वों को लेकर आगे बढ़े। हेलो, थोड़ी देर से कॉल कर लें। हाँ जी सर। तो सर आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको इसमें आ जाएगा। आपसे अभी लगा लीजिए 7 बजे के आसपास। ये हमारे आदर्श है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हम दोनों साथ में आप कर रही हम दोनों आप भी आइए ना प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद किताब लिखने के लिए। शुभकामनाएं हमको। आप तो सामने देखिए भैया, सामने हमको कि आपने किताब सर प्लीज सामने, आपको धन्यवाद कि आपने मैडम थोड़ा सा साइड सामने, मनीष भाई धो ना, बस ऐसे ही रहिएगा बस, तो ठीक है। थैंक यू। इसको सर के पास में ही रखते थे, ये इसकी खुशबू से और महकता रहेगा। सर की बातों से आजा मैं क्या था। सर की बातें वैसे बहुत बहुत महकाने वाली है। हाँ, आते हैं सर एनर्जी भी आते हैं। तो रामायण की जब हम बात करते हैं, बेसिकली आप चलिए, तो मैं, ये अकेला देश है जहाँ नर को नारायण, नारायण को नर माना गया है। हिंदू माइथोलॉजी में यहीं के लोग ईश्वर बने, ऐसा कोई बाहर से आए या आसमान से आए, ऐसी परिकल्पना नहीं है। और
अपने गुणों से, वो महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध हो, राजा राम हो, कृष्ण हो, है ना, गुरु नानक हो, गुरु गोविंद सिंह हो, महावीर स्वामी हो, सब इसी धरती पे हम जैसी दो हाथ पैर वाले थे, लेकिन अपने आचरण से वो देव का हमने उनको स्वीकार किया, और उन चूंकि प्रतिरूप सामने है तो हमको भी आसानी होती है। तो अब आप देखिए, अगर आप विष्णु का दशावतार देखें तो कच्छप अवतार इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन है। मैं डार्विन की वो थ्योरी नहीं मानता कि हमारे पूर्वज बंदर थे। मित्र बैठे हैं, इन्हीं वर्षों से मिला कि डार्विन की थ्योरी गलत है। हमारे यहाँ तो दशावतार से पूरी सिविलाइजेशन की क्रमिक कहानी है। सबसे पहले मछली आई, मत्स्य अवतार है, फिर कछुआ आया, कच्छप अवतार है, फिर वराह अवतार आया, जमीन पे आया, फिर आधा आदमी आधा पुरुष डेवलप होना शुरू हुआ, नरसिंह अवतार। ऐसे करते करते राम इस पीढ़ी को आके जहाँ पे सोशल ऑर्डर बना, मर्यादाएं बनी, कोड ऑफ कंडक्ट। तो बेसिकली रामायण आप देखें तो ये बेसिकली जीवन जीने का कोड ऑफ कंडक्ट है। ये धार्मिक ग्रंथ कम है, जीवन जीने का तरीका, नियम, सलीका है, बताता है आपको। और रामायण को केवल आप धार्मिक मत समझिए, इवन राम राज्य की जो परिकल्पना की गई है ना, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब लोका, जिस राजा के बैठने से सब हर्षित हो जाए वही राम के तुल्य है। राम राज्य आप देखिए, दैहिक दैविक भौतिक ताबा, राम राज्य नहीं कहू ही व्यापार, यानी जनता के लिए जिए, अपने लिए नहीं जिए। एक बात और कहीं उठी, गांधी का राम में बहुत विश्वास था। तो एक बार वो बात हुई कि चलिए तो सब राम की धार्मिक बातें बताइए, उन्होंने इकोनॉमिक्स पे भी कोई बात की, तो दरअसल में इकोनॉमिक्स पे भी बात की है। अच्छा, भूप भानुसम होय, राजा कर लेने वाला ऐसा होना चाहिए कि सूर्य के समान, तालाब से ज्यादा लेता है, कुएं से कम लेता है, नदी से और समुद्र सब ज्यादा लेता है। मतलब टैक्सेशन की प्रणाली है कि जो जितना समर्थ उससे ज्यादा लीजिए, जो गरीब है उसको भी टैक्स करिए, है ना। और सहजय तृणजल नाच सब, सॉरी इसको कट करें, थोड़ा करें, एडिट हो जाएगा। मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृणजल नाच, तुलसी ते से ही जानिए राम गरीब नवाज। ये तुलसी में कहा है राम के बारे में। तो ये तो राम राज्य की परिकल्पना है। अब आप देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध अनादिकाल से रहा है। गुरु ये माना जाता है कि माता पिता